मित्रों नमस्कार। व्यंग दृष्टि के इस मंच से मैं एक व्यंग प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके समक्ष, इस उम्मीद में कि आपको पसंद आए और आप उस पर सोचें। व्यंग का शीर्षक है बुद्धि का वायरस। राजा की लाख कोशिशों के बावजूद राज्य से बुद्धिजीवी लुप्त नहीं हो रहे थे। उन्होंने राज्य में सोचने की बीमारी फैला रखी थी। खुद भी सोचते थे और भोली भाली जनता को सोचने के लिए बहकाते थे। राजा चिंतित था। राजा की सहायता के लिए एक समस्या मंडल भी था, जो प्रजा को रोज नई समस्याएं मुहैया कराता था, ताकि प्रजा वही सोचे जो राजा चाहे, वही समझे जो राजा के हित में हो। बड़ी संख्या में लोगों को सोचने की लत से छुटकारा मिल भी गया था, मगर बुद्धिजीवियों का एक वर्ग था जो मंच से कम नेपथ्य में अधिक नजरें जमाए रहता था। उसे असली नाटक की जानकारी थी। राजा इसी बात से खफा था। एक बार की बात है कि बुद्धिजीवियों ने लोगों को भड़काया कि महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है। लोग ठहाके लगाने लगे, क्योंकि राजा ने समझाया था कि महंगाई से ही देश का विकास होता है। जो सच्चा राजभक्त होगा उसे महंगाई सता ही नहीं सकती। यदि कोई महंगाई पर रो रहा है तो तुरंत सिपाहियों को सूचित किया जाए, क्योंकि वह देशद्रोही भी हो सकता है। समस्या मंडल ने राजा को सलाह दी थी कि महंगाई से बचने का एक ही तरीका है कि उससे बड़ी समस्या राजा जनता के सामने पेश करे। एक बार बुद्धिजीवियों ने लोगों को समझाया कि बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है। लोग ठहाके लगाने लगे। ठहाके लगाते हुए लोगों ने कहा, देशद्रोहियों, जब हमारे आका कहते हैं कि बेरोजगारी केवल मन में होती है, तो तुम कौन होते हो हमारे बच्चों की चिंता करने वाले? प्रजा की बात सच्ची थी। राज्य में कोई बेरोजगार नहीं था। विद्यालय ने राजमहल के आदेश पर शिक्षा से तर्क, ज्ञान और प्रयोग को लुप्त कर दिया था, ताकि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो सके जो सोचने समझने की लत से दूर हो। बच्चों को अपना भविष्य 500 साल पीछे दिखने लगे। युवकों को जुलूस निकालने का ठेका दिया गया था। वे भाला, फरसा, तलवार और लाठियां लेकर रोड पर नाचते थे, जिसे देशभक्ति कही जाती थी। युवकों को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि उनके बाद देश का क्या होगा, क्योंकि वैसी देशभक्त पीढ़ी उन्हें दूसरी नजर नहीं आ रही थी। युवकों को जुलूस निकालने और आतंक फैलाने के साथ साथ अदालतों और सिपाहियों के काम भी करने पड़ते थे। बहुत व्यस्त थे बेचारे युवक। राजा के विरोधियों का मुंह काला करना, उनके घरों पे पत्थर चलाना, गाहे बगाहे उनको देशद्रोह का दंड देना, जिसमें प्राणदंड भी शामिल था। बेरोजगारी पर मुंह की खाने के बाद बुद्धिजीवियों ने प्रजा को समझाया कि मित्रों, राज्य की सारी संपत्ति तो सेठ मुरारी लाल के घर में जमा हो रही है। लोग नाराज हो गए। उन्होंने बुद्धिजीवियों के चेहरे पर गोबर पोत दिया, क्योंकि देश के नाम संदेश में राजा ने कहा था कि सेठ मुरारी लाल से बड़ा देशभक्त इस समय दुनिया में नहीं है, और देश की संपत्ति को राजा के विरोधियों से खतरा है। राजा के विरोधी इसके पहले कि देश की दौलत लूटें, सारी दौलत सेठ मुरारी लाल के बंगले में डाल दी जाए। बुद्धिजीवियों ने अपने मुंह पर लगे गोबर की चिंता नहीं की और देश हित में चिंतन जारी रखा। राजा ने देखा कि पानी अब सर के ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने चिंतन शिविर का आयोजन किया। 8-10 मसखरे बुलाए और उन्हें आदेश दिया कि तत्काल एक एक पीस चिंतन करके दिया जाए, जिससे राज्य में अमन चैन कायम हो सके। मसखरों ने राजा का 3 बार जयकार किया और उनमें से सबसे अधिक बुजुर्ग चिंतक ने अपने हिस्से का चिंतन पेश किया। उसने कहा,
हुजूर, बुद्धिजीवियों को जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि ये लोगों में असंतोष की भावना भर रहे हैं। प्रजा जो खाली पेट सुख से नाच गाकर भविष्य के सपने देख रही है, उसकी नाक पर रोटी रखना तो देशद्रोह है सरकार। मगर उनको सजा कौन देगा? अदालतों को सबूत देखने की बीमारी है, राजा ने उदास होकर कहा। सरकार 8-10 पीस मसखरे अदालतों में भी डाल दिए जाएं, ताकि मौका मुनासिब आपके काम आए। चिंतक ने कोशिश जारी रखी। मगर उन्हें पकड़ेगा कौन? सिपाही कहता है कि वह राजा का नहीं, कानून का नौकर है। मगर हुजूर, कानून तो आपका गुलाम है। एक जोरदार ठहाका लगा, हंसी खुशी का माहौल कायम हुआ। दूसरे चिंतक ने देखा कि पहले वाला बाजी मार ले गया, तो तत्काल बोला, सरकार, मैं कहता हूं कि बुद्धिजीवियों के पीछे जासूस छोड़ दिए जाएं, आयकर विभाग वालों को छोड़ दिए जाएं, उनके घर मकान खेत खलिहान सब की तलाशी ली जाए, उस पर बुलडोजर फेर दिया जाए। कहीं न कहीं उनके पास से कोई खतरनाक सामान तो निकलेगा ही। तीसरे चिंतक ने टांग मारी, उनके पास कलम के सिवा है ही क्या? कलम से खतरनाक और है ही क्या? राजा ने अपनी बात रखी। जोरदार ठहाका लगा। तीसरा चिंतक मायूस दिख रहा था। उसने भी अपनी बुद्धि की पिटारी से एक तरकीब निकाली। बुद्धिजीवियों को क्यों छेड़ना सरकार? कहते हैं बुद्धि की बीमारी छूने से अधिक फैलती है। प्रजा की सारी समस्याएं तो वर्तमान में ही हैं, तो क्यों ना उन्हें अतीत में भेज दिया जाए? उन्हें अतीत में रहने की आदत लग गई तो वर्तमान अपने आप सुखी हो जाएगा। बुद्धिजीवी लाख सर पटक लें, लेकिन अपनी बुद्धि का वायरस प्रजा में फैला ही नहीं सकते, क्योंकि प्रजा तो 500 साल पीछे रहेगी। राजा गदगद हो गया। उसने अपने गले का हार निकालकर चिंतक के गले में पहना दिया। नमस्कार।